नमस्कार दोस्तों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे ऐप में हर मंडे टेस्ट होता है, उसे हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। यदि आप भी टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और हर मंडे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तैयार रहिए, आप भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद हम उसका वीडियो सॉल्यूशन ऐप यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाते हैं और ये हमारा टेस्ट नंबर 40 है। 25 क्वेश्चन हम इसमें रखते हैं और सभी क्वेश्चनों का एक सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो प्लीज़ अपना फ़र्ज़ निभाइए और वीडियो लाइक कीजिए। हाँ, स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका टेस्ट में स्कोर क्या रहा था। अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इसे देख सकें। और दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर बहुत सा स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, मोस्ट सपोर्टिव कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। टेस्ट सीरीज़ भी ऐप में उपलब्ध है, आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि जब धारा का आरएमएस मान करंट और वोल्टेज के बीच कोसाइन का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है। दोस्तों, एसी साइन वेव में अगर धारा के आरएमएस मान की बात की जाए तो 0.707 इसका मान होता है। यदि आपको पर्टिकुलर किसी वेव के बारे में ना बताएं तो याद रखें वो हमेशा साइन वेव के बारे में ही बात करता है और साइन वेव एसी का मान 0.707 होता है। सो 0.707 अगर हम कोस में देखें दोस्तों तो कोस 45 का मान जो होता है ना वो भी 0.707 होता है। सो हमें सी ऑप्शन के साथ जाना है, यानी कोस 45 डिग्री का मान और एसी साइन वेव में धारा का आरएमएस मान दोनों बराबर होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये भी एसी फंडामेंटल से ही जुड़ा हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ में करंट और वोल्टेज के बीच संबंध क्या है। एक ऐसा सर्किट है जिसकी वोल्टेज और करंट दोनों वेव हमें दी गई है। यदि दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो वोल्टेज अपनी पर्टिकुलर जगह पर है, इस तरह से उन्होंने दर्शाया है। क्यों? ये देखिए ओमेगा टी, यानी इसने बताया है कि वो समय के साथ इन फेज है। टी के साथ अगर कोई एंगल नहीं लिखा, इसका मतलब है कि वो अपने टाइम पे चल रहा है। टाइम पे चलने को ये मानते हैं कि ये जो समय था वो इसी पर है, तो माना कि वोल्टेज यहाँ है। अब करंट के बारे में क्या कह रहा है कि 10 sin ओमेगा टी माइनस π/6, यानी वो कह रहा है कि धारा जो है ना वो समय के साथ नहीं चल रही है, वो समय से -π/6। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाई का अगर डिग्री में मान देखें तो 180 डिग्री होता है। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो उत्तर आ रहा है 30 डिग्री। वो ये कह रहा है कि धारा जो है वो समय से 30 डिग्री पीछे चल रही है, यानी दोस्तों समीकरण ये है आपके कुल मिलाकर। अगर आपने वेक्टर डायग्राम देख लिया है तो शायद आप अब ऑप्शन अच्छे से कर पाएंगे। उत्तर क्या है कि करंट वोल्टेज से 30 डिग्री लैगिंग है, पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या करना है, करंट जो है वो वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे है, आपको ऐसा ऑप्शन करना है। हाँ, अगर वोल्टेज आगे का ऑप्शन दे देना तो ध्यान रखें वोल्टेज करंट से 30 डिग्री आगे है, लेकिन यहाँ पर इसने वोल्टेज करंट से 30 डिग्री पीछे ही, यानी ऑप्शन सारे पीछे ही पीछे के लिखे हैं। वही बात है ना, एक राशि अगर लीडिंग होती है तो दूसरी राशि लैगिंग होती है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन की दो लैंग्वेज बनती है, हमेशा इसे आप याद रखें। वोल्टेज यहाँ पर 30 डिग्री आगे और करंट 30 डिग्री पीछे है, ऐसी लैंग्वेज आप इस क्वेश्चन की दे सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। लाइक से एक हमें इंटरनल मोटिवेशन मिलता है और ज़रूर हम आपके लिए जल्द ही नए क्वेश्चन प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। आइए ज़रा साइन वेव के 4 चित्र आपको दिखाए हैं, जिसमें डी डायग्राम जो कि सबसे नीचे है उसके बारे में सही कथन पूछा है।
मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। हम सबसे पहले एक ए ऑप्शन को देख रहे हैं, उसके बाद में हम बी ऑप्शन को देख रहे हैं, फिर आपको सी और डी ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अब दोस्तों अगर ऑप्शंस के हिसाब से मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर ये है ऑप्शन सारे। फेज शिफ्ट 0 है और ए बी के साथ इन फेज है। ऐसी लैंग्वेज अगर आप ध्यान से देखें तो वो ए कथन के बारे में कह रहे हैं। ये देखो ए और बी दोनों एक ही लाइन पर दिखा दी, फेज शिफ्ट 0 है। दूसरे ऑप्शन को पढ़िए, फेज शिफ्ट 90 डिग्री है और ए बी से लीडिंग है। अगर ऐसा आप देखें ध्यान से तो ये देखो ए ऑप्शन में बी ऑप्शन में ए और बी के बीच में 90 डिग्री है ना, क्योंकि ए जब शिखर मान पर पहुंच रहा है तो बी देखो 0 पर है उस समय, तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, जबकि ए जो है वो आगे है। अगर सी ऑप्शन देखें तो 90 डिग्री का अंतर है, लेकिन ए जो है वो पीछे है। डी ऑप्शन के बारे में डी में ही सही बात लिखी हुई है, फेज शिफ्ट 180 डिग्री का है और ए जो है वो बी का दर्पण फोटो है। दर्पण बोलें तो मिरर हो गया। और वैसे देखो 180 डिग्री का मतलब वाइस वर्सा ही होता है। वाइस वर्सा का मतलब है कि वो पॉजिटिव में बढ़ता है तो वो नेगेटिव में बढ़ता है, वो पॉजिटिव के शिखर पर होता है तो वो नेगेटिव के शिखर पर होता है ना। तो 180 डिग्री का फेज अंतर है और एक दूसरे की मिरर इमेज है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल, डीसी मशीन में यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? मैकेनिकल लॉस में आता है घर्षण एवं वायु हानियाँ। एडी करंट और स्ट्रेसिस हानि जो है ये लोहे हानियों की श्रेणी में आती है। आर्मेचर में कॉपर लॉस हम रखते हैं। बी उत्तर होगा घर्षण एवं वायु हानियाँ। अनसैचुरेटेड डीसी मशीन है, आर्मेचर रिएक्शन कैसी होगी? दोस्तों डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन जनरेटर की फील्ड एक्साइटेशन पर डिपेंड करती है, जबकि अल्टरनेटर में वो लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंडेड होती है। फील्ड पोल संतृप्त होने से पहले क्रॉस चुंबकन और संतृप्त होने के बाद में विचुंबकन होती है। प्रतिचुंबकन के लिए जीएनए को थोड़ा सा आगे खिसकाते हैं और विचुंबकन के लिए या तो फील्ड के एम्पीयर टर्न बढ़ाए जाते हैं या फिर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। डीसी में ये ऐसे समाप्त होती है। डीसी जनरेटर की दक्षता अधिकतम तब होती है जब वेरिएबल लॉस फिक्स लॉस के बराबर हो जाए। परिवर्तित हानियाँ स्थिर हानियों के जब बराबर हो तो जनरेटर मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करता है। सी उत्तर आपको यहाँ सही करना था। आरएल सीरीज सर्किट है। इंडक्टर वोल्टेज और रेजिस्टर वोल्टेज में फेज अंतर कितना होगा? देखो दोस्तों सीरीज सर्किट है तो संदर्भ राशि होती है हमेशा करंट आई, आई आर, आई एल, यानी इंडक्टर की करंट, रेजिस्टर की करंट और सप्लाई की करंट तीनों इसी लाइन पर होगी और ये तीनों एक तरह से इन फेज कही जाएगी। अब यदि वोल्टेज की बात करें तो देखो वोल्टेज से धारा पीछे होती है, इसका मतलब इंडक्टर का वोल्टेज यहाँ होगा और रेजिस्टर में करंट हमेशा इन फेज होती है, इसका मतलब यहाँ होगा। तो वी एल और वी आर के बीच में अगर रिलेशन देखेंगे तो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का यहाँ पर फेज डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। बी उत्तर आपको यहाँ सही करना है। आगे देखो जेड ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसको कंजुगेट समीकरण बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? कंजुगेट या कंजक्शन समीकरणों के नाम से इनको जानते हैं। आपको ये एक तरह से जे जब भी दिया हुआ मिले ना तो समझ जाओ सदिश योग है, पहली बात तो इसका मैं एक तो ये बता दूं, कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है जेड इस तरह से लिख देगा और वोल्टेज आपको सीधी दे देगा और पूछेगा कि बताइए परिपथ की धारा कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो इम्पीडेंस है ना वो 10 ओम आएगा। क्यों, करना क्या है? वास्तव में ये फॉर्मूला वही है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसका अंडर। जे का मतलब हमेशा होता है कि आपको यहाँ सदिश योग करना है। माय डियर, इस जे जो होता है ना इसकी पहचान होती है। अगर प्लस का जे है ना तो सीधी सी बात है वो एक्सएल है, और अगर माइनस का जे है तो वो एक्स सी है। 101% ये चीज़ें फिक्स होती है, इसे याद रखें। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि जो 6 सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, ये 6 ओम तो रेजिस्टेंस है, ठीक है, और जो प्लस के 8 जे लिखा हुआ है ना, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ये उत्तर यहाँ पर सही होगा। 6 ओम रेजिस्टेंस है, 8 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस है। मान लो ये समीकरण ऐसे होती Z माइनस J8 ओम, फिर आपका बी ऑप्शन सही होता। 6 जो है वो रेजिस्टेंस है और 8 जो है वो XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। दोस्तों इसी तरह से ध्यान रखना, इंडक्टर की ससेप्टेंस को नेगेटिव लिया जाता है, यानी BL हमेशा माइनस का होगा और BC ससेप्टेंस का प्रतीक है ना B, तो कैपेसिटर का ससेप्टेंस जो होता है वो प्लस में होता है और इंडक्टर का ससेप्टेंस जो है वो माइनस में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक डायग्राम दिया हुआ है, सवाल पूछ रहा है कि इंडक्टर की धारा ज्ञात कीजिए। प्रेरित्र यानी ये I पूछा है, देखो है ना, ये रेजिस्टर है, इसकी धारा यहाँ पर दी हुई है 3 एम्पियर और यहाँ से आप देख रहे हैं टोटल करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। AC सर्किट लगाया हुआ है, देखो तो AC में समांतर सर्किट है RL, तो टोटल करंट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है IR की स्क्वायर प्लस IL की स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट। जब इंडक्टर की धारा ज्ञात करनी है IL, तो फॉर्मूला बनेगा I स्क्वायर माइनस IR की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर 25, टोटल करंट 5 एम्पियर है ना, 25 और माइनस रेजिस्टेंस की करंट 3 एम्पियर है, 3 की स्क्वायर 9। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आएगा, 16 का अंडर रूट जब आप निकालेंगे तो उत्तर आएगा 4 एम्पियर। इंडक्टर की धारा कितनी है यहाँ पर, 4 एम्पियर है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर ये DC सर्किट हो, ध्यान से समझना दोस्तों, मान लीजिए कि दोनों रेजिस्टेंस होते और यहाँ पर DC का सर्किट दिखाया होता, तब यहाँ पर करंट आती 2 एम्पियर, क्योंकि DC में कुल करंट ज्ञात करने के लिए I1 प्लस I2 किया जाता है, ध्यान रखें। अगला सवाल है, RL सीरीज सर्किट है, शुद्ध साइन वेव इस पर दिया गया, जब परिपथ में रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो तो फेज अंतर कितना होगा। देखो दोस्तों, अगर शुद्ध रेजिस्टेंस हो यानी XL का मान 0 होता, तब तो फेज अंतर होता 0। अगर केवल XL होता यानी R का मान 0 होता, तब फेज अंतर होता 90 डिग्री। अब जब दोनों का वैल्यू बराबर है तो दोनों आधे आधे खिसक जाएंगे, ये आधा बढ़ेगा ये आधा घटेगा, कुल मिलाकर के दोनों के औसत निकलेगा। 0 से 90 के बीच में है तो दोनों 45-45 डिग्री पर आ जाएंगे। अब यहाँ क्या किया, लैगिंग लीडिंग 2 ऑप्शन दे दिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो सर्किट RL है तो लैगिंग ही होना है, यानी फेज अंतर कम ही होना है। आपको यहाँ पर बी उत्तर करना है, 45 डिग्री लैगिंग। अगला सवाल, RLC सीरीज सर्किट है, जब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ऊपर हो तो क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना तो XL जो है वो XC से ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ा। अब श्रेणी क्रम में होता क्या है कि IL और IC का मान तो हर हालत में बराबर रहता है, तो परिपथ के पावर फैक्टर को ये तो डिसाइड करती नहीं है। श्रेणी क्रम में डिसाइड होता है VL और VC से, और जिसका रिएक्टेंस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप उसी पर ज़्यादा। धारा तो अपनी जगह पर ही था, जब इंडक्टर की वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है तो सर्किट मोर इंडक्टिव कहलाता है, यानी धारितीय अधिक हो जाएगा वो, या यूँ कहें कि डोमिनेट करने लग जाता है इंडक्टर उसको। तो ऐसे में जो सप्लाई की करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज से लैगिंग हो जाएगी, पश्चगामी होगी। बी उत्तर के साथ जाएंगे। अगर फ्रीक्वेंसी कम होती ना तो फिर वो लीडिंग हो जाती, ए उत्तर करते। अगर समांतर परिपथ होता
और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती तब भी लीडिंग उत्तर आता। समांतर परिपथ में अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो लैगिंग होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्या केवल रट रखा है कि XL अगर XC से ज़्यादा हो तो पावर फैक्टर लैगिंग होता है, जबकि ऐसा सदैव नहीं होता है। ये RLC सीरीज सर्किट में ही हो सकता है। माय डियर, अगर समांतर सर्किट है ना तो XL XC से ज़्यादा होने पर भी परिपथ का पावर फैक्टर लीडिंग होगा, क्योंकि XL ज़्यादा होने पर IC का मान कम होगा, IC का मान ज़्यादा होगा, IL का मान कम होगा। XL ज़्यादा होने पर वहाँ पर वोल्टेज समान मिलती है, तो फिर इंडक्टर में चलने वाली धारा घटेगी, कैपेसिटर की धारा बढ़ेगी, परिपथ कैपेसिटिव होता है वहाँ पर। अगला सवाल, स्टार में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध है? फर्स्ट ऑफ ऑल 30 डिग्री का फेज अंतर होता है। इसी तरह से डेल्टा में करंट में अंतर होता है। तो स्टार में लाइन वोल्टेज जो होती है ना, वो फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होती है। ठीक है, फेज वोल्टेज पीछे, लाइन वोल्टेज आगे होती है और 30 डिग्री का यहाँ पर अंतर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संतुलित स्टार संयोजित लोड में प्रति फेज इम्पीडेंस का मान 10 ओम है। जब 400 वोल्ट पर इसे जोड़ा जाए तो लाइन धारा की गणना करो। देखो, स्टार में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है और हमेशा ये माना जाता है कि फेज करंट ही निकाला करो। जब फेज करंट कैलकुलेट करोगे तो VP/ZP करना होगा ना, यानी आपको फेज वोल्टेज चाहिए। फेज वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज का √3 होता है, यानी लाइन वोल्टेज बटे √3 इंटू ZP कर दो, उत्तर आ जाएगा। बोलें तो 400/10 इंटू 1.732 करना है और यूँ समझ लो कि 40 में 1.732 का भाग देना है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23.1 एम्पियर। कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर का मिलान कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपका भी उत्तर इतना ही आया क्या। दोस्तों, कैलकुलेशन को क्रॉस मैच करवा लिया करो और इंश्योर हो जाए तो कमेंट भी कर दिया करो कि हाँ इतना ही आ रहा है। अगला सवाल, JFET में चौथे सिरे का नाम क्या है? पूरा नाम होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके जनरली बाहर दिखाई देने वाले 3 सिरे जो होते हैं उनका नाम है गेट, ड्रेन और सोर्स। जो इनमें चौथा सिरा होता है उसका नाम होता है बॉडी और ये आंतरिक रूप से शॉर्ट किया हुआ होता है, गेट के साथ ही होता है। फिर भी अगर आपसे पूछ ही लिया जाए कि चौथे सिरे का नाम क्या है तो आपको बॉडी ऑप्शन के साथ जाना होगा। अगला सवाल है कि ट्रांजिस्टर की करंट गेन बीटा है, ये किस प्रकार का विन्यास है? दोस्तों, करंट गेन बीटा जो हमें मिलता है वो कॉमन एमीटर से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन टोटल 3 तरह से होती है। मैं आपको एक बार तीनों ही बता देता हूँ। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर तीनों होते हैं। कॉमन बेस में करंट गेन अल्फ़ा होता है, कॉमन एमीटर में करंट गेन बीटा और कॉमन कलेक्टर में करंट गेन गामा होता है। कॉमन बेस की करंट गेन सबसे कम यानी इकाई से कम, कॉमन एमीटर की इकाई से अधिक और बहुत अधिक होती है और कॉमन कलेक्टर की बीटा +1 होती है। अगला सवाल है कि DC मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अधिकतम है, बैक EMF और सप्लाई वोल्टेज का अनुपात कितना होगा? दोस्तों, DC मोटर में यांत्रिक शक्ति अधिकतम तब होती है जब बैक EMF सप्लाई वोल्टेज का आधा हो। यानी अगर सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है तो बैक EMF 110 वोल्ट ही है। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? बैक EMF और सप्लाई वोल्टेज के अनुपात। तो ये अनुपात 1/2 आएगा। 1/2 बोलें तो 0.5 आएगा। यहाँ C ऑप्शन में था, दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन किसी वजह से विलुप्त हो गया है, कोई बात नहीं। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन याद रखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही आए। अगर पेपर में आपको वोल्टेज बटे बैक EMF दे दे तो ध्यान रखना उस समय आंसर 2 आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा, ऐसे नहीं कि आप बिना सोचे समझे ही कर रहे हो। रटना नहीं है, यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है वो देखना होगा। आगे देखो, सवाल कह रहा है समांतर कनेक्शन का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखो, एम्पीयर मीटर में शंट समांतर में लगता है, घरेलू वायरिंग के कनेक्शन समांतर में होते हैं, वोल्ट मीटर समांतर में लगता है,
लेकिन वोल्ट मीटर का जो वर्धक होता है यानी मल्टीप्लायर, वो मीटर कॉइल के साथ श्रेणी क्रम में लगता है दोस्तों। उत्तर आएगा आपका डी, मल्टीप्लायर जो होता है सीरीज में जुड़ता है। अगला सवाल, नीचे दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प ऐसे हैं जो किसी न किसी मामले में समान है और एक जो है वो अन्य सभी से भिन्न है। उस भिन्न ऑप्शन की पहचान करें। और देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो मुझे पहला ही ऑप्शन लग रहा है, EMF जो है ना, विद्युत वाहक बल। मैग्नेटिक पोटेंशियल MMF होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और चुंबक वाहक बल। तो ये तीनों मैग्नेट वाले से है, जबकि ये विद्युत परिपथ से है। क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा ना। EMF जो है वो अन्य 3 मामलों में अन्य 3 से भिन्न है। अगला सवाल, किसका पेरा विद्युत नियतांक उच्च होगा? तो मैक्सिमम जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो तो अचालक का ही होगा ना, इंसुलेटर का ही होगा पेरा विद्युत। डी उत्तर आएगा। अगला सवाल है कि किसी कार संचालक बैटरी का EMF 12 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा कितनी है? दोस्तों मैक्सिमम करंट जो होती है वो शॉर्ट सर्किट करंट को बोला जाता है, ध्यान रखना। यानी आंतरिक प्रतिरोध 0.4 इसमें भाग देंगे तो उत्तर 30 एम्पियर आएगा। क्वेश्चन का आंसर अपने को डी करना है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के समय कम से कम जो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो सक्रिय रहेगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्राइमरी सेल नहीं है? प्राइमरी सेल नहीं है देखें तो निकल कैडमियम ही नहीं है ना, कार्बन जिंक, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर जिंक, ये सारे प्राइमरी सेल है, जबकि निकल कैडमियम जो है वो सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए हो जाएगा। 100 वोल्ट सप्लाई के द्वारा एक बैटरी को चार्ज किया गया। बैटरी का EMF 12 वोल्ट है, चार्जिंग धारा 1 एम्पियर है, चार्जिंग का समय 10 घंटे है। तो प्रतिरोध का मान कितना है? देखिए चार्जिंग समय का यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमें 100 वोल्ट बैटरी से 12 वोल्ट EMF वाली बैटरी जोड़ी है, 88 वोल्ट उस प्रतिरोधक पर ड्रॉप होना है। 1 एम्पियर की धारा उसमें से चलेगी तो 88 ओम का वो रेजिस्टेंस है। समय का यहाँ कोई मतलब नहीं था। 100 वोल्ट में से 12 वोल्ट ही बैटरी को मिलने हैं, बाकी सारे उस रजिस्टर को ड्रॉप करवाने हैं, तो फिर 88 वोल्ट ही आएगा। तो 88 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि धारा 1 एम्पियर है। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में उनके PN जंक्शन के बारे में गलत कथन कौन सा है? देखो शॉर्टकी में कोई PN जंक्शन नहीं होता, UJT में 1, BJT में 2, SCR वाला गलत है, क्योंकि SCR में 3 PN जंक्शन होते हैं। 36 स्लॉट 4 पोल मोटर में स्लॉट एंगल की गणना करें। स्लॉट कोण के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिग्री बटे स्लॉट। टोटल डिग्री का फॉर्मूला 180 इंटू पोल होता है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 20 डिग्री। कैलकुलेशन करना, उत्तर का मिलान करना और मुझे भी ज़रूर बताना। और आइडियल ट्रांसमिशन वोल्टेज पूछिए 400 kV आदर्श ट्रांसमिशन वोल्टेज है। मैक्सिमम पूछे तो 765 kV होती है। बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा।